हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज एक और बड़ी खबर है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीरिया के बारे में किए गए फैसले पर बड़ा विवाद हो गया है। ट्रंप ने संडे को नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अपनी फ़ौज निकालने के ऑर्डर दे दिए और तुर्की के लिए अपने ही दोस्त रहे कुर्दों के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का रास्ता हमवार कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब तुर्की फ़ौजी कार्रवाई करके अलगाववादी कुर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। खबर तो ये भी है कि तुर्की ने अपनी फ़ौज को कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। तैयारी उनकी बहुत पहले से ही जारी थी, लेकिन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, जिसे वहाँ पेंटागन कहा जाता है, ने ट्रंप से बिल्कुल अलग बात कही है और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखा आपने, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप जो अपने किसी भी अचानक किए गए फैसले से कुछ भी कर सकते हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी और सच्ची लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अमेरिका से मिली खबर में कहा गया है कि वहां रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि वो तुर्की की उत्तरी सीरिया में सैनिक कार्रवाई को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ सीरिया से अमेरिकी सैनिकों के बाहर निकालने के बारे में ट्रंप और पेंटागन के बयान में बहुत अंतर है, जिससे भ्रम पैदा हो गया है। पेंटागन ने सोमवार यानी मंडे को एक बयान में ट्रंप की तुर्की के खिलाफ इस धमकी दिए जाने के बाद कि अगर तुर्की हद से बढ़ा तो उसकी इकोनॉमी को तबाह कर देंगे के बाद कहा है कि वो सीरिया में तुर्की की कार्रवाई को सपोर्ट नहीं करता। ट्रंप ने अपनी फ़ौज हटाने के ऑर्डर के एक ही दिन बाद ट्वीट में धमकी दी है कि अगर सीरिया में तुर्की ने कार्रवाई में उनके मद्देनज़र लाल रेखा पार की तो अंकारा की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर देंगे। देखा आपने वो किस तरह से दूसरे देशों के बारे में नज़रिया रखते हैं। अब से पहले वो ईरान को धमकी दे चुके हैं और व्यापारिक पाबंदियां लगाई हुई हैं और जंग की अक्सर धमकी देते रहते हैं। अब तुर्की से फ़ौज इसलिए वापस बुलाना चाहते हैं कि चुनाव में फ़ायदा उठा लें और तुर्की को उसकी हद बता रहे हैं ताकि सीरिया में अपनी मर्जी से हालात को आगे बढ़ा सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंडे को एक ट्वीट में अपने सैनिकों के सीरिया से पीछे हटने का ऐलान करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका सीरिया से निकल जाए, जबकि पेंटागन ने कहा है कि सीरिया से बहुत कम तादाद में अमेरिकी सैनिक बाहर निकलेंगे। बीबीसी ने खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि उत्तरी सीरिया से अमेरिकी फ़ौजों के हटने के बाद अगर तुर्की अपनी हदें पार करता है तो वो उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। अब ये शक जाहिर किया जा रहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक हटे तो तुर्की को सीमा के पास मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हमला बोलने का मौका मिल जाएगा। बीबीसी और अनेक वेस्टर्न मीडिया ग्रुप एक बहुत बड़ा झूठ हमेशा बोलते हैं, जो अब भी दोहराते हुए कह रहे हैं कि कुर्द लड़ाके सीरिया में दाइश के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को ख़ास सहयोग दे रहे थे। मेरा तो पूरा विश्वास है कि चाहे इराक हो या सीरिया, वहाँ अमेरिकी फ़ौजें ही दाइश को मदद देती रही हैं। हमने देखा है कि इराक में अमेरिका के जहाज़ों से दाइश के लिए हथियार किस तरह गिराए गए थे, जिसकी फ़ोटो और वीडियो आज भी पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। सीरिया तो कई बार कह चुका है कि अमेरिकी और तुर्की फ़ौज उसकी सीमा में गैर कानूनी तौर पर हैं और वो उन्हें काबिज़ फोर्स समझता है। उधर तुर्की के रक्षा विभाग ने कहा है कि नॉर्थ सीरिया में हमले के लिए वो पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों को उत्तरी सीरिया से हटाने के अपने फैसले का बचाव किया है, मगर साथ ही ट्रंप के रिपब्लिकन सहयोगी भी उनके फैसले की सख्त तनकीद कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक मेंबर नैंसी पेलोसी और रिपब्लिकन मिच मैकोनेल ने इसे ख़तरनाक
और उतावला कदम बताया है। अमेरिका के विदेश विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद रहे ब्लूमबर्ग न्यूज के रिपोर्टर निकोलस वेडम्स का कहना है कि विदेश विभाग ट्रंप के फैसले पर लीपापोती कर रहा है। विदेश मंत्रालय के 2 अफसरों ने सफाई दी है कि हकीकत में अमेरिका सिर्फ 2 ठिकानों से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। इनका ये कहना दिखाता है कि वे दरअसल अपने इन सैनिकों को किसी नुकसान से बचा रहे हैं। कुछ अमेरिकी ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि वे नहीं चाहते हैं कि अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद रहें और वे तुर्की के हमले पर खामोश रहकर सपोर्ट करते हुए दिखें। यानी ये उसी तरह की हालत है जहां राष्ट्रपति कहते कुछ और हैं और फिर उसे समझा कुछ और जाता है और बाद में अफसर आगे आकर कुछ और कहानी सामने रख देते हैं। सीरिया में अमेरिका के 1000 फौजी तैनात हैं और फिलहाल सीमा से करीब 2 दर्जन सैनिकों को हटा लिया गया है। ये खबर मंगलवार यानी ट्यूसडे को बीबीसी ने दी है। उधर सीरिया में अब तक अमेरिका की मदद हासिल करने वाले खास कुर्द समूह ने सैनिकों को हटाने के फैसले को पीठ में छुरा घोंपना करार दिया है। कुर्दों का कहना है कि अमेरिकियों ने उन्हें भरोसा दिया था कि वो इस इलाके में कोई भी तुर्की फौजी कार्रवाई नहीं होने देंगे। सीरियाई कुर्द लड़ाकों के संगठन YPG के राजनीतिक संगठन PYD के स्पोक्सपर्सन सालेह मुस्लिम ने बीबीसी से कहा है कि इस फैसले का उल्टा असर पड़ेगा। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को इस बारे में कुछ करना चाहिए। हम समझते हैं कि ये एक तरह से दाइश को फिर से संगठित यानी ऑर्गेनाइज करने का मौका देना है और वे बहुत ख़राब हालात हैं। हर किसी को इसके खिलाफ होना चाहिए। दाइश अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सालेह का कहना है कि तुर्की के किसी भी हमले का कुर्द लड़ाके और उनके सहयोगी मुकाबला करेंगे। ट्रंप के फैसले को क्रिटिसाइज करने वालों का कहना है कि अमेरिकी सैनिकों के हटने से कुर्द लड़ाकों पर तुर्की का हमला हो सकता है और दाइश का फिर से उभार देखने को मिल सकता है। कुर्द लड़ाकों को तुर्की अलगाववादी यानी सेपरेटिस्ट मानता है, लेकिन ट्रंप ने तुर्की को अपने फैसले से गलत फ़ायदा उठाने के लिए वार्निंग दी है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप अगले साल होने वाले चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इसीलिए पेंटागन और विदेश विभाग के सीनियर अफसरों ने सैनिक न हटाने की सलाह दी थी, फिर भी ट्रंप ने यह फैसला ले लिया है। इसी साल जनवरी में बीबीसी के पत्रकार आदर्श राठौर ने अपने एक आर्टिकल में इस सवाल पर बहस की थी कि क्या अमेरिका अपने सहयोगी कुर्द लड़ाकों को तुर्की के कहर से बचा पाएगा। ट्रंप ने पहली बार पिछले साल दिसंबर में ऐलान किया था कि सीरिया में दाइश के खिलाफ लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। उन्होंने ये फैसला तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान से बातचीत के बाद लिया था, मगर इस फैसले के 1 महीने से भी कम मुद्दत में तुर्की और अमेरिका के बीच नया टकराव पैदा हो गया। जनवरी में तुर्की ने ऐलान किया था कि वो सीरिया में दाइश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करेगा, मगर उस वक्त ये शक जाहिर किया जा रहा था कि इसकी आड़ में तुर्की वहां पर मौजूद कुर्द लड़ाकों पर हमले कर सकता है। चूँकि कुर्द लड़ाकों ने सीरिया में दाइश के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सेना का सहयोग किया था, जो वो अक्सर झूठ बोलते हैं, यही झूठ यहाँ भी बोल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने तुर्की को वार्निंग दी है कि अगर उसने कुर्दों पर हमले किए तो तुर्की को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया जाएगा। एक तरफ तुर्की है जो रणनीतिक रूप से अमेरिका का अहम सहयोगी है, वहीं दूसरी तरफ कुर्द लड़ाके हैं जिनके बिना अमेरिका दाइश के खिलाफ जंग में इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। दाइश के खिलाफ जंग पे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी यह है कि अमेरिका ये बार बार कहता रहा, खुद सीरिया के ये कहने पर कि हम आपको यहाँ नहीं चाहते, अमेरिका ये कहता रहा कि हम दाइश के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन जिस इलाके में वो उनके कैंप और जिन छावनियाँ रहीं उनके आसपास के शहरों में दाइश का कब्ज़ा रहा बहुत लंबे टाइम तक। दूसरी बात, जो असल लड़ाई दाइश के ख़िलाफ़ लड़ी है वो रूस, ईरान, ख़ुद सीरिया की फ़ौजें और हिजबुल्लाह ने लड़ी है। इसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो बिल्कुल अलग तरीके से अमेरिका उसे अपनी तरीके से पेश करता है और वो ये कहता है कि कुर्द हमारी मदद कर रहे थे दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने में, जबकि ग्राउंड ज़ीरो पर मैंने कई बार
ख़ुद सीरिया के एम्बेसडर से बात की है। वहाँ के एक पत्रकार हैं जिनका हमने पिछले दिनों इंटरव्यू भी दिखाया था, डॉक्टर वाइल अव्वाद, उनके ज़रिए भी, और मैं ख़ुद सीरिया के कई सफ़र कर चुका हूँ। 2011-12 में मैं 2-3 बार गया था। तो वो ग्राउंड पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने दाइश के ख़िलाफ़ कोई जंग लड़ी हो, इराक़ में भी और सीरिया में भी। असल में अमेरिका और इज़राइल दाइश को इन दोनों मुल्कों में मदद करते रहे हैं, और तुर्की ने उन दाइश के आतंकवादियों को अपने यहाँ से सड़क के रास्ते, ज़मीनी रास्ते से सीरिया में पहुँचाने में और इराक़ तक पहुँचाने में मदद की है। ख़ुद रजब तैयब अर्दगान के बेटे का बहुत बड़ा ऑयल के स्मगलिंग का कारोबार था जो दाइश बेचता था, लेकिन जब रूस उस लड़ाई में शामिल हो गया उसके बाद वो तेल का कारोबार बंद हुआ और उसी के बाद से दाइश ख़त्म होता चला गया। और चूँकि उनकी आमदनी बंद हो गई तेल बेचने से, तो वो कमज़ोर होते चले गए। और दूसरी तरफ रूस, ईरान के जो एडवाइज़र्स थे, हिज़्बुल्लाह और ख़ुद सीरिया की फ़ौजें, उन्होंने कामयाब जंग लड़ी है। अमेरिका सिर्फ़ अपने वहाँ मौजूद रहने का बहाना कोई ना कोई बताता रहा है, जिसमें दाइश के ख़िलाफ़ जंग की बात कहता है। और ये भी कहता रहा है, जैसा कि मैंने भी बीच में स्टोरी में 1-2 बार कहा है, जैसा कि BBC ने कहा है कि वो कुर्द दाइश के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका का साथ दे रहे थे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उसके बरखिलाफ़ है। कुर्द लड़ाकों को ट्रेनिंग और हथियार अमेरिका से मिले हैं। ऐसे में तुर्की और कुर्द लड़ाकों के बीच जंग हुई तो ये अमेरिका के लिए असहज यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी। इस हालत को कैसे टाला जा सकता है, ये समझने के लिए जानना पड़ेगा कि तुर्की क्यों कुर्द लड़ाकों पर हमला करना चाहता है। तुर्की में 20% आबादी कुर्दों की है। कुर्द संगठन इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी संस्कृति यानी कल्चरल पहचान को तुर्की में दबाया जा रहा है। ऐसे में कुछ संगठन 1980 की दहाई से ही छापामार टकराव कर रहे हैं। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुख्तदर खान कहते हैं कि इस मामले को समझने के लिए इतिहास में जाना होगा। उन्होंने BBC को बताया कि तुर्की में 2 नस्लीय पहचान हैं, तुर्क और कुर्द। कुर्द आबादी तकरीबन 20% है। पहले वे सांस्कृतिक स्वतंत्रता की मांग यानी कल्चरल फ्रीडम की मांग कर रहे थे, मगर अब कई सालों से वे आज़ादी की मांग कर रहे हैं। वे कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के नक्शे में नज़र डालें तो तुर्की के दक्षिण पूर्व, सीरिया के उत्तर पूर्व, इराक़ के उत्तर पश्चिम और ईरान के उत्तर पश्चिम में ऐसा हिस्सा है जहां कुर्द बसते हैं। कुर्द हैं तो सुन्नी मुस्लिम, मगर उनकी ज़बान और कल्चर अलग है। प्रोफेसर मुख्तदर खान बताते हैं कि कुर्द मांग करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के राइट टू सेल्फ डिटरमाइन के हक़ के अंतर्गत उन्हें अलग कुर्दिस्तान बनाने का हक़ मिलना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने 2003 में इराक़ पर हमला किया था। तभी से उत्तरी इराक़ में कुर्दिस्तान तकरीबन आज़ाद मुल्क की तरह से काम कर रहा है। तुर्की इस बात से डरा हुआ है कि कुर्दों का एक राष्ट्र सा अलग बना हुआ है। ऊपर से कुर्द लड़ाकों को दाइश के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अमेरिका से हथियार भी मिले हैं। हो सकता है कि वे इतने ताकतवर हो जाएं कि सीरिया में दाइश से जीते हिस्से को इराक़ के कुर्दिस्तान से जोड़कर बड़ा कुर्दिस्तान बना लें। ऐसा हुआ तो तुर्की के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा। तुर्की को ये चिंता पहले भी थी। शुरू में जब दाइश के ख़िलाफ़ अमेरिका ने कुर्दों से मदद लेनी चाहिए, तब भी तुर्की ने इसकी मुखालफत की थी। ऐसे में ये डर बना हुआ है कि जैसे ही अमेरिका सीरिया से अपनी सेनाएं हटाएगा, तुर्की वहां पर कार्रवाई करके कुर्द इलाकों को ख़त्म कर देगा और उनके कब्ज़े वाली ज़मीन छीन लेगा। यही वजह है कि तुर्की के करीबी सहयोगी देश अमेरिका ने सीरिया में दाइश से लड़ने के लिए YPG नाम के जिस कुर्द संगठन की सहायता ली, आज वो उसी को ख़त्म कर देने पर तुला हुआ है। तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर उमर अनस बताते हैं कि तुर्की का मानना है कि सीरिया में एक्टिव कुर्द संगठन YPG उसके यहाँ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कुर्द अलगाववादी संगठन PKK का हिस्सा हैं। उमर अनस बताते हैं कि कुर्द लड़ाकों को
लेकर तुर्की की चिंताएं उस वक्त उरूज पर पहुंच गईं जब उन्होंने सीरिया में दाइश से छुड़ाए इलाके को अलग देश बनाने की कोशिश की। तुर्की में इस बात को लेकर भी बेचैनी है कि तुर्की के साउथ के हिस्से में कुर्द लड़ाके जिस अलग कुर्द देश का गठन करना चाहते हैं उसके बारे में यूरोपीय संघ और अमेरिका अपनी नीति साफ नहीं कर रहे। ये बहुत दिलचस्प बात है। ये देश कभी अपनी नीति साफ नहीं करते। जो भी ताकतवर होता हुआ नजर आता है वो उसके साथ चले जाते हैं, चाहे वो हुकूमत हो या संगठन हो। जो कमज़ोर हो उस पर लात मार करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने 2015 में ही ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी नए देश की स्थापना अपने बगल में नहीं होने देंगे। आपने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अपने मुल्क की पॉलिसी अचानक बदल देते हैं। अभी तक अमेरिका का विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और व्हाइट हाउस के बीच में तालमेल नज़र नहीं आ रहा। वैसे भी ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वे पहले ही ईरान, नॉर्थ कोरिया और चीन के मामले में भी नाकाम राष्ट्रपति साबित हो चुके हैं। अफगानिस्तान में भी तालिबान के साथ तकरीबन 1 साल तक जारी रही बातचीत के नतीजे में कोई ख़ास हालात नहीं बदल सके हैं। अब वे अगले साल राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कुछ भी फैसले कर सकते हैं। इस खबर में भी आपने देखा कि ऐलान राष्ट्रपति की सतह पर और ग्राउंड पर कुछ दर्जन अमरीकी फ़ौजियों का हटाया जाना ये हकीकत बताता है। मेरी नज़र में ये सिर्फ चुनाव में फ़ायदा उठाने की कोशिश है। चुनाव से पहले और क्या क्या ट्रंप फैसले करेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि अमेरिका पहले अपने मकसद के कुछ संगठनों और सरकारों को इस्तेमाल करता है। जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है तो उसे लात मारता है। सद्दाम हुसैन को ईरान के ख़िलाफ़ 8 साल जंग में इस्तेमाल किया गया, कुवैत पर जंग कराई और उसके बाद 2003 में उसकी सरकार गिरा दी। ऐसा लगता है कि सीरिया में जब तक कुर्दों का सीरियन आर्मी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना था तब तक उनका इस्तेमाल किया जाता रहा और बताया ये जाता रहा कि दाइश के ख़िलाफ़ वो उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि हालत ग्राउंड पर कुछ अलग ही थी। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिडिल ईस्ट में और बहुत कुछ हो रहा है, मैं पूरी नज़र रखे हुए हूँ। जैसे जैसे हालात होंगे आपको ज़रूर खबर देता रहूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।